हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी विथ एमसीक्यू सेशन को और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ये है हमारा DSSB टीजीटी साइंस का सिलेबस और आप देखेंगे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस। तो ये दोनों ही टॉपिक दोनों ही एग्जाम में ये सिंगल टॉपिक दोनों ही एग्जाम में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मतलब ये जो कॉमन अभी जो हम साइंस सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये DSSB और केवीएस दोनों में ही कॉमन है। तो आप ये सेशन जो भी चल रहा है अभी DSSB, केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई सा भी टीजीटी एग्जाम देते हैं आपसे 9th और 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है हम एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू सेशन में सबसे पहले एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम उस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर ये जो है हमारा डिस्कस हो चुका है। यानी हम बात करें तो 9th का जो भी टॉपिक है वो हमारा डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 10th का ये हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस भी अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा क्लास 10th में है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी का आप देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो ये केमिकल रिएक्शन जो दिया है यही हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। तो यही इतना आपके एनसीईआरटी में है और यही इतना आपसे जो है सिलेबस में भी पूछा है। तो आपको एनसीईआरटी से बाहर इस टॉपिक के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो इसमें कुछ चीजें जैसे कि हेनरीज लॉ हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इंटर वाले लेवल से यानी क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी से करने हैं। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है ये केवल आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन को 1 by 1 एक एक लाइन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे। वैसे अभी तक आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि हम किस वे में एनसीईआरटी को कवर करते हैं। फिर भी अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया है तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। एनसीईआरटी सेशन जब भी अटेंड कर रहे हैं तो अपना एनसीईआरटी का बुक अपने साथ लेके बैठिए, एक हाईलाइटर लेके बैठिए और यहाँ पे देखोगे मैंने पूरे पीडीएफ में बहुत ही कम चीजें जो है हाईलाइट करी हैं। तो आपको भी उन्हीं चीजों को क्या करना है, हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बार बार नहीं पढ़नी होगी, आपको बस वो मेन पॉइंट पढ़ने होंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए बस यहाँ पे थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिए हैं, जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जो मिल्क होता है उसे गर्मियों के मौसम में रूम टेम्परेचर पे ऐसे छोड़ दिया जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या होता है जब ऐसे ही किसी आयरन तवा को या फिर पैन को या फिर नेल्स को यानी कील को ह्यूमिड यानी नमी वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, जब खाना पक जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। वी रेस्पायर, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो क्या होता है, थिंक व्हाट हैपेंस, थिंक करो कि क्या होता है जब ये सारी चीजें होती हैं। तो थिंक करिए क्या होता है। तो हमें पता है, ये हमको ये बताना चाह रहा है यहाँ पे जो भी प्रोसेस हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन से बेस्ड हैं उस पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज। यानी सब में आप देखोगे यहाँ पे जैसे खाना पक गया, जब तक वो नहीं पका है तो यहाँ पे क्या है, चावल है, आटा है, तो वो ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो पक गया तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब हम दोबारा से उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते। यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट मेंशन है वो ये बताना चाह रहा है कि ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। तो अब चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, केमिकल चेंजेस अकर्स, इन सब प्रोसेस में केमिकल चेंजेस अकर्स। वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी केमिकल चेंजेस को ही हम क्या बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो अब आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन क्या है कि
कोई चीज ऐसा था जो अपना फॉर्म चेंज करके कुछ और बन गया, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो आपस में कंबाइन करके कुछ नए बन गए, या फिर वो जो है उनका फॉर्म चेंज हो गया, या उनके बॉन्ड ब्रेक होके कुछ और बन गए, तो ये हमारा होगा केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में पूरा हमको केमिकल रिएक्शन, इनका टाइप, कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, यही सब चीजें जो है डिस्कस करनी है। तो अब यहाँ पे देखो एक वो दिखा रखा है एक्सपेरिमेंट, तो बोल रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो इससे हमें यह पता चलेगा जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, बस इतना ही। वैसे भी आगे लिखा है, इस वजह से मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या याद रखना है इस पॉइंट से, ये जो अभी यहाँ पे दिखाया मैंने। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डैजलिंग व्हाइट। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि वो मतलब किस तरह का वहां पे फ्लेम होता है, तो याद रखना डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है। एंड चेंजेज इनटू अ व्हाइट पाउडर, और जब ये मतलब बर्न हो जाता है तो एक व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। और क्या बन जाता है ये पाउडर, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे यहां से देखो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कलर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कलर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। तो इसको भी अगर आप जैसे समराइज करके लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करो तो यहाँ पे हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके नीचे ऐसे लिख लो व्हाइट व्हाइट, और यहाँ पे मतलब लिख लो बर्न विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो ये जो है इस तरह से समराइज करके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये सब आपको बार बार इतना लंबा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो इट इज फॉर्म्ड, मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में हम बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। और ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, एक व्हाइट पाउडर बनता है जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज ऊपर मतलब दिखाई गई थी। तो यहाँ से आपको क्या मतलब ये एक्टिविटीज क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे, चेंज इन स्टेट, मतलब सबसे पहले चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये सभी चीजें अगर होती हैं तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब उनका स्टेट चेंज हो जाए पूरी तरह से, कलर चेंज हो जाए, वहां से कुछ गैस इवॉल्व हो जाए, या फिर उनका टेम्परेचर चेंज हो जाए, जिसमें हम मतलब इंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखना, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखो जैसे दिखाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है जब डाइल्यूट DIL डाइल्यूट H2SO4 को हम रिएक्ट करते हैं Zn के साथ में, तो यहाँ से H2 गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, H2 गैस इवॉल्व होता है। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन अभी हम आगे भी देखेंगे। अब देखो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जैसे हमने देखा व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इतना लंबा हमें पढ़ना ना पड़े या फिर इतना लंबा हमें लिखना ना पड़े, तो इसके लिए आया हमारा केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम ऐसे ही दिखा देते हैं, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, और बन गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब अगर आपको ये सब कुछ भी ना लिखा हो फिर भी आप ये कह सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मतलब ये मेन उद्देश्य था केमिकल इक्वेशन को लाने का, कि इतना बड़ा बड़ा जो हमें लिखना पड़ रहा है उसे हम मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में शो कर सकें। अब यहाँ पे देखो जो रिएक्शन हम जब भी लिखते हैं तो इसके बीच में एक एरो होता है, मतलब एक होता हमारा रिएक्टेंट, एक होता प्रोडक्ट, और इनके बीच में क्या होता है, एरो होता है। तो याद रखना एरो के लेफ्ट हैंड साइड
एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और एरो के राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट। तो आपको बस इतना याद रखना है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इस पूरे पैराग्राफ से आपको बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। ये इक्वेशन तो याद ही रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो तो आपको पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ से बस इतना याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में है वो प्रोडक्ट है। अब आगे देखो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे जो ऊपर इक्वेशन देखा, यहाँ पे क्या है, हमने पूरा लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से पूरा लिखा। अभी हमें इसको और छोटा बनाना है ताकि और कम टाइम लगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Mg + O2, यहाँ पे MgO। तो देखो, इतना बड़ा मैग्नीशियम लिखने से अच्छा है हमने फटाफट Mg लिख दिया। ऑक्सीजन इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हमने छोटा सा O2 लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब तक लिखेंगे उतने देर में तो हम पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिख लेंगे। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे देखो, राइटिंग अ केमिकल रिक्वेशन। अ केमिकल रिक्वेशन मतलब एक केमिकल रिक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपके सामने इस तरह से कोई जो है केमिकल इक्वेशन दे देता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस पॉइंट को हमने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि इससे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। तो देखो, उसी को अब तक जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिख रहा था, अब उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में Mg + O2 = MgO लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, सच अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज, मतलब यहां से हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन जो है वो एक स्केलेटन का काम करता है, एक ढांचे का काम करता है। तो ये पॉइंट भी स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको हमने हाईलाइट किया है। बाकी के जो भी पॉइंट हैं आप पढ़ के देख लो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, केमिकल इक्वेशन, जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो यहाँ पे जो रूल फॉलो करते हैं वो होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर हम बोले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही यहाँ पे क्या होता है, ना ही क्रिएट होता है। यानी हमें बैलेंसिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इस पॉइंट को भी याद रखना। इन सभी पॉइंट से अगर क्वेश्चन बनेगा तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने से पहले और बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। यानी बैलेंसिंग के पहले और बाद वहां पे मास तो सेम है ही, लेकिन हमें एलिमेंट को भी, एलिमेंट या फिर एटम, हाँ, तो एलिमेंट या फिर एटम को भी क्या करना होता है, सेम रखना होता है। उनका जो नंबर होता है वो सेम रखना होता है। तो मास और नंबर दोनों ही सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमें मतलब बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों हुई, मतलब इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए नीड टू बैलेंस। अब यहाँ पे देखो, वर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन यानी जिसको हमने वर्ड में लिखा है, ये हमारा जिंक, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, फिर यहाँ से बन गया जिंक सल्फेट, और ये बन गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन, इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जहां पे हमने इसको वर्ड में लिखा है, शब्दों में लिखा है। अब ये जो है ये हमारा है उसका भी शॉर्ट फॉर्म, यानी यहाँ पे हमने वर्ड में नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट Zn लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, फिर ZnSO4 + H2 लिख दिया। एक तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन पता कैसे बनेगा, वो ये सब नहीं पूछेगा, वर्ड इक्वेशन वगैरह ये सब नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी गैस इवेपोरेट होती है, कौन सी गैस यहाँ पे फॉर्म होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पूछ लेगा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो याद रखना, जब भी जिंक जो है H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो ZnSO4 + H2 यहाँ पे बनता है, यानी ZnSO4 प्रोडक्ट बनता है, H2 गैस इवॉल्व होती है।
तो इस इक्वेशन को याद रखना। अभी देखना इस चैप्टर में बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, तो आपका एक काम क्या है, आपका काम ये है कि आप सभी इक्वेशन को एक जगह एक तरफ से ऐसे ऐसे लिखते जाना। और यहाँ मतलब जैसे गैस है, इसको ऐसे कर लेना, गोला बना लेना कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है। वैसे भी हम इन क्वेश्चन मतलब इस इक्वेशन को आगे भी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मतलब मेटल और नॉन मेटल किस तरह से एसिड, एयर, वाटर इन सबसे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ भी ये इक्वेशन आएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। बट अभी याद रखना, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है यहाँ से, और जिंक सल्फेट बनता है, फॉर्म होता है प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पे देखो, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ से बोल रहा है कि चलो हम जो है बैलेंस करके देखते हैं कि किस तरह से होता है, यानी बैलेंसिंग हमें सीखनी है। तो अब देखो यहाँ भी एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। हेलो, तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन ही याद होना चाहिए कि जब आयरन पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ से भी H2O क्या होता है, इवॉल्व होता है, यहाँ से भी H2O गैस निकलता है। तो देखो दो इक्वेशन अभी तक मिला हमें, एक तो Zn प्लस H2SO4 और ये हो गया हमारा Fe जो कि नॉन मेटल है प्लस H2O। तो नॉन मेटल का हम रिएक्शन पढ़ेंगे H2O के साथ में किस तरह करता है, तो दोबारा से ये क्वेश्चन ये इक्वेशन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन क्लियर होंगे। तो देखो यहाँ पे मतलब अभी तक हम जो भी पढ़े हैं यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है इक्वेशन के बेस पे। अब आगे देखो किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। तो स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस। सबसे पहले बॉक्स ड्रा करना होता है कि मतलब क्या क्या एलिमेंट हमें दिए हैं। जैसे ये हमारा एक इक्वेशन हमने उठा लिया और यहीं से सीखते हैं। Fe हो गया, H2SO हो गया, सॉरी H2O हो गया, Fe3O4 हो गया प्लस H2 हो गया। तो अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, स्टेप 2 लिस्ट द नंबर ऑफ एटम। तो हमें यहाँ स्टेप 2 में क्या करना है, लिस्ट बना लो। जैसे यहाँ पे Fe है, H है और O है। यहाँ मतलब पूरे इक्वेशन को एनालाइज करो तो आपको कितने टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं। एक तो Fe दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन दिख रहा। अब आप सोचोगे इधर भी तो है, अरे ये भी तो Fe, O और H ही तो है। तो हमें एलिमेंट को लिखना है, एलिमेंट लिख लो और लिख लो उसका कितना नंबर है। जैसे यहाँ पे देखो Fe का 1 नंबर है, H2O का यहाँ पे 2 है LH साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। H क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और राइट हैंड साइड में देखोगे Fe कितना है, 3 है, O कितना है, 4 है, H कितना है, 2 है। तो इस तरह से मतलब लिख लो। जब भी आपको आएगा इक्वेशन अगर बाय द वे बैलेंस करने को, तो इस तरह से हम नहीं करेंगे। फिर भी अगर दिया है तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब है। स्टेप 3 क्या है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाइज बन सकता है कि जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम जो बैलेंसिंग है वो स्टार्ट करते हैं विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मतलब हम उस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। तो आप अगर ये लाइन अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, याद होगा, तो आप बोल देंगे हाँ मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। अदरवाइज मतलब अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है कि मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं ऐसा कुछ, तो वो जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मतलब बैलेंसिंग ना पूछ के डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि बैलेंसिंग में हम उस कंपाउंड से बैलेंस करेंगे जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। तो बिल्कुल सही है। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट भी हो सकता है यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, और राइट हैंड साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट और याद रखना, जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, मतलब जो भी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो उस एटम को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ मतलब वहां पे अपने तरफ से कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। तो यहाँ पे क्या है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम फॉर्मूले को कभी भी अल्टर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली पुट द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट इसी को हम क्लास 11-12 में बोल देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अभी के लिए आपको बस कॉफिशिएंट वर्ड दिया है तो याद रखना। अब मैं इन दोनों वर्ड का मतलब समझाती हूँ। कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे Fe3O4 है और यहाँ पे Fe है। तो अब यहाँ पे देखो, तो जैसे मान लो Fe3O4 ये हमारा फॉर्मूला है,
तो आप कभी भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं Fe4O7 ऐसा नहीं कर सकते हो। ये पूरा फॉर्मूला ही अल्टर हो गया। पूरा अल्टर मीन्स क्या होता है? चेंज। मतलब हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली पुट द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 क्या है? 3 आयरन है, लेकिन हमें इसे 6 आयरन बनाना है। तो अब हम यहाँ पे 6 नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 2 3 जा 6 आयरन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब किसी भी फॉर्मूला के आगे जो हम नंबर लगाते हैं वो होता है हमारा कॉफिशिएंट। क्या होता है? कॉफिशिएंट। जैसे हम H2O के आगे यहाँ पे 4 लगा दिए, तो H2O का यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है? 4 है। यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का? 1 है। तो इस तरह से, और Fe का कॉफिशिएंट 1 है, Fe3O4 का 1 है। इस तरह से कॉफिशिएंट हम लगा सकते हैं, बट हम फॉर्मूले में अल्टर नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप 4, यहाँ पे क्या है? मतलब वही है कि रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है। हम यहाँ पे जैसे देखो Fe था और ये हमारा H2O है, Fe3O4 है और H2 है। इनिशियल इक्वेशन क्या था यहाँ पे? Fe H2O Fe3O4 और H2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया? हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कंपाउंड जिसमें हो हम उससे जो है बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड किसमें है? Fe3O4 में है। तो यहाँ पे देखो Fe3O4 है। तो यहाँ पे हमने पिकअप कर लिया Fe3O4 को। मान लो यहाँ पे हमने, क्योंकि बोल रहा है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिसमें होंगे उसको हम पिकअप करेंगे, तो हमने Fe3O4 को पिकअप कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। लेकिन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है। तो यहाँ हमें 4 ऑक्सीजन बनाना है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक वही है यहाँ पे कि मतलब 4 यहाँ पे 4 इन Fe3O4 है, तो यहाँ पे भी हम 1 × 4 कर देंगे ताकि यहाँ पे क्या हो सके? 4 ऑक्सीजन हो सके। तो अब यहाँ पे देखो, तो देखो ये हमने इधर जो है 4 पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे। तो अब यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब आगे देखो क्या बैलेंस करना है। Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। यानी बोल रहा है कि Fe यानी आयरन और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई सा भी एक उठा लो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो फिर से हम मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब यहाँ भी हमें हाइड्रोजन को क्या बनाना होगा? देखो इधर अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8 हो गए। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने पहले मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ देखो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब जो है हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या बच गया? Fe बच गया। क्या बच गया? Fe। तो Fe देखो इधर में कितना है? 3 है। तो यहाँ भी ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 Fe इधर भी हो जाएगा। हम जो है फॉर्मूले में अल्टर नहीं करेंगे, उसका कॉफिशिएंट ही चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारा 4 हो गया। सबसे पहले हमने लगाया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया, फिर Fe को बैलेंस करने के लिए 3 लगाया। फाइनली काउंट एटम, मतलब फिर फाइनली आप क्या करोगे? दोनों तरफ काउंट कर लो कि सभी एलिमेंट यहाँ पे इक्वल हैं या नहीं। तो देखो Fe कितना है? 3 3 है। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है। O यहाँ पे 4 है और इधर भी 4 है। तो ये हमारा जो है बैलेंस है। और इसी को, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो आपको जब एग्जाम में आएगा तो इस तरह से बैलेंसिंग नहीं करनी होगी। कैसे करनी होगी? तो अभी हम MCQ प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे ही, तो वहां पे देख लेंगे कि हम कैसे करेंगे। हमें तो क्योंकि क्विकली करना होगा, फटाफट करना होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है? राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब वो तो हमारा हो गया यहाँ तक। अब यह है कि कभी कभी कुछ आपने देखा होगा, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनके सामने इस तरह से देखो, ऐसे सॉलिड गैस इस तरह से, मतलब सॉलिड गैस लिक्विड एक्वस इस तरह के मतलब सिंबल दिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों लगाए जाते हैं? तो बस इतना याद रखना, सिंबल का यूज मतलब हम इस वजह से करते हैं इक्वेशन में, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ताकि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो सके। मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम यहाँ पे सॉलिड गैस ये सब ना लिखें तो हमें बस इतना पता चलेगा कि आयरन जो है
पानी के साथ में रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी लिख दिया कि मतलब सॉलिड है, गैस है, ये सारी चीज़ें, तो हमें पता चल जाएगा जो आयरन है वो सॉलिड होता है, पानी जो है वो यहाँ पे मतलब हमने पानी का एक्वस फॉर्म ना लेके उसका स्टीम फॉर्म लिया है। तो इक्वेशन से हमें ये जो है पता चल सकता है। तो अब देखो सिंबल जी, जैसे सिंबल हो गया वो जी हो गया, वो गैस को इंडिकेट करता है या फिर फॉर्म ऑफ स्टीम को जो है इंडिकेट करता है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। मतलब हम फिजिकल स्टेट को तब तक नहीं इंक्लूड करते जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। मतलब ऐसा नहीं है हमेशा ही गैस, लिक्विड, एक्वस ये सब लिखते रहो, ऐसा नहीं है। मतलब जब हमें ज़रूरी होगा तभी लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। मतलब ये इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव तो बनाते हैं बट हमेशा हम इनका यूज नहीं करते। इनका यूज तभी हम करते हैं जब हमें ज़रूरत होता है। समटाइम्स मतलब कुछ इक्वेशन देखोगे जिनके ऊपर ऐसे इस तरह से मतलब प्रेशर, सनलाइट, क्लोरोफिल, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो फॉर द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में ये एरो के ऊपर या फिर नीचे जो है लिखी जाती हैं। तो यहाँ भी देखो आपको दो इक्वेशन दिख रहे होंगे। सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मिथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है? मिथाइल एल्कोहल। और ये कितने बनता है? 340 ATM पे। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे 6CO2 + 12H2O, ये सबको पता है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो यहाँ पे जब CO2 H2O के साथ में कंबाइन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म होता है। यहाँ पे लिक्विड पानी बनता है और क्या बनता है? एक्वस ऑक्सीजन। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखना। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में नहीं है, एक्वस फॉर्म में है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ में रिएक्ट करता है मिथाइल एल्कोहल बनाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन, तीसरा नहीं चौथा होगा, हाँ चौथा इक्वेशन हो गया और ये पांचवा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में 5 इक्वेशन डिस्कस कर लिए हैं। पांचों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने तो देख लिया, मतलब कई सारे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो देखो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पूरी तरह चेंज हो जाए, मतलब हाइड्रोजन चेंज होकर सल्फर बन जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जो एलिमेंट इधर रिएक्ट करेगा वो वही जो है प्रोडक्ट में बनेगा। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, दोनों कंबाइन करके पानी बन गए, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलो एलिमेंट ही चेंज हो जाए, मतलब हाइड्रोजन सल्फर बन जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो वही बोला जा रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फॉर एल्सवेयर। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये इक्वेशन से डिसअपियर हो जाए, मतलब गायब ही हो जाए। गायब नहीं होंगे, वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रोडक्ट साइड में बनेंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब अगर आप सिंपली अगर कोई पूछे केमिकल रिएक्शन क्या है तो आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन इज द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस। मतलब यहाँ पे केवल बॉन्ड ब्रेक होकर या फिर मेक होकर क्या बन जाता है? कोई नया सबस्टांस बनता है। और याद रखना यहाँ पे एलिमेंट चेंज नहीं होता है या फिर एलिमेंट डिसअपियर भी नहीं होता है। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट हमने हाईलाइट किया है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट को याद रखना। और देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम केवल इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझ रहे हैं, हम तो उसको एग्जाम्पल से भी समझ रहे हैं कि मतलब क्या एनसीईआरटी की ये लाइन क्या कहना चाह रही है। तो अब देखो जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहला उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले रिएक्शन के नेम से ही आपको रिएक्शन समझ आएगा। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं, तो उसे छोड़ दो। तो अब यहाँ पे देखो इनके नाम से ही हम समझेंगे कि मतलब इनका क्या मतलब है। तो सभी बताओ कंबाइन मीन्स क्या होता है? कंबाइन मीन्स क्या होता है? कंबाइन मीन्स होता है जुड़ना, ऐड होना। कंबाइन मीन्स
जुड़ना या फिर ऐड होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी इस रिएक्शन में चीजें क्या होंगी, जुड़ेंगी। अब आप सोचो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, क्या ये कंबाइन हो जाएगा? ये कैसे कंबाइन हो जाएगा? ये तो अकेले है, यानी कभी भी अकेला एक एलिमेंट कंबाइन नहीं होगा। इसको कंबाइन होने के लिए कोई अलग एलिमेंट चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ पे हम एलिमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे। खैर मैं आपको बस समझा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सेम सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि जब भी कोई चीज कंबाइन करनी है तो वहां वो सिंगल नहीं होगा, डबल होगा। चाहे वो सेम सेम हो या डिफरेंट डिफरेंट हो, बट दो लोग होने चाहिए कंबाइन करने के लिए। कंबाइन करने के लिए दो लोग होने चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अब आप डेफिनेशन पढ़िए क्या है। सच आर रिएक्शन इन विच, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अभी आपको इतना समझ आया कि मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, वो तो मैंने आपको समझाया कि मतलब कंबाइन करने के लिए मिनिमम दो लोग तो चाहिए ही, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब 3 लोग 4 लोग 5 लोग, कई लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका इसका डेफिनेशन ये याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, याद रखना रिएक्टेंट, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप खुद ही सोचो, मान लो ये तो आपको समझ आ गया कि मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे। अब इसका क्या मतलब कि सिंगल प्रोडक्ट। आप सोचो यहाँ पे मान लो हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, और यहाँ पे कुछ हमने जो है HNO बना दिया। मान लो ऐसा होता नहीं, मान लो कि हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया। अब ये कंबाइन कर रहे हैं ना, जब ये आपस में कंबाइन हो गए तो क्या हो गए, मतलब ये आपस में मिल गए। तो आपस में मिल गए तो जो अब तक अलग अलग थे वो एक हो गए, जो अब तक अलग अलग थे वो एक हो गए। तो मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बन गया। आई होप अब आपको ये रिएक्शन क्लियर होगा, मतलब ये इसका डेफिनेशन क्लियर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पे हमने क्विक लाइम ले लिया, क्विक लाइम ले लिया, और क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो जब आप क्विक लाइम को पानी में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? स्लेक्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम को जब हम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो अलग अलग फॉर्म में पूछते हैं। यहाँ तक कि जो BPSC ट्री वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि मतलब मुझे लैंग्वेज सही से नहीं याद है, बट इतना याद है कि इसी इक्वेशन था। डायरेक्ट ये इक्वेशन नहीं पूछा था, वो इस तरह से पूछा था कि मतलब क्या क्या कंबाइन करके किस तरह से मतलब सेलेक्ट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना बनता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मैंने करवाया हुआ है, प्रीवियस ईयर देखे होंगे आप तो आपको पता होगा। तो देखो ये इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है। तो इक्वेशन में क्या याद रखोगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर ये इक्वेशन मतलब इस तरह से आएगा तो कभी कभी देखो, एक तो ये मतलब इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा ही, एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह से नाम दे देंगे कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप कैसे पहचानोगे? आप ऐसे पहचानोगे कि देखो यहाँ पे अलग अलग दो रिएक्टेंट थे और इन्होंने मिलकर कंबाइन होकर केवल एक ही प्रोडक्ट बनाया। अगर एक ही प्रोडक्ट बना है तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो या तो पूछेंगे कि क्या बनता है, कैसे बनता है, या बोलेंगे ये किसका एग्जाम्पल है। तो इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो सेलेक्ट लाइम के बारे में कुछ पॉइंट दिया है। अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, यानी जो बुझा हुआ चूना है उसका एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं और उसे यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। यानी दीवार पे आप देखेंगे मतलब एक वाइट वॉश किया जाता है, पुताई की जाती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसको हम क्यों यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जो हमारा एयर है,
इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो उसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो बुझा हुआ चूना बना है, जब हम उससे वॉल पे वाइट वॉशिंग करते हैं तो वो धीरे धीरे जो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, एक लेयर बनाता है वॉल पे जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है आफ्टर 2 और 3 डेज, मतलब 2 से 3 दिन बाद वो क्या देता है, व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश। मतलब जो दीवार होता है वो उस पर एक साइन आ जाती है, साइन के लिए ही हम जो है इसका यूज करते हैं। तो देखो अब यहाँ से सबसे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो H2O के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर डिवाइड करता है CO2 के साथ में, CO2 गैस के साथ में, तब यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनता है, पानी। तो इसे छोड़ो, मेन प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप एक एक एग्जाम्पल को एक पेज पे आराम से लिखते जाओ। तो ये इक्वेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है। अब नेक्स्ट देखो, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक तो हमने देख लिया, ये मतलब बुझा हुआ चूना, ये सब हमने देख लिया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे फर्स्ट याद रखना क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल में देखो क्या है, जैसे ये है हमारे पास कार्बन, और जब ये बर्न होगा यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बन जाता है, CO2। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, देखो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट थे और एक ही प्रोडक्ट बना है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन का। और देखो सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो ये जो हम पानी बनाते हैं ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे देखो, तो ये 2 एग्जाम्पल दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे बोल रहा है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ क्या बनता है, कुछ हीट रिलीज होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बनता ही है लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बनता है, हीट निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक। और कई रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जहां हमें हीट देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो याद रखना सबसे पहले बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है हमारा CH4। जब ये बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। देखो कभी भी अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए ये बोल रहा है कि ये बर्न हो रहा है और वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं भी दिया है, बोल रहा है कि हमने इसको बर्न करा दिया, बर्निंग को ही हम बोलते हैं कंबसन। क्या वर्ड यूज करते हैं, कंबसन। तो अगर आपसे बोले कि CH4 का कंबसन हो गया, एल्केन का कंबसन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो बर्न हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम उसे हमेशा किससे रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन से। जब भी बर्निंग या कंबसन ये 2 वर्ड केमिस्ट्री में आपको दिख जाएं तो समझ लो जो भी मतलब वहाँ पे सब्सटेंस दिया है उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ ही करवाते हैं, क्योंकि बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हमने क्या देखा, मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके क्या बना लिया, CO2 प्लस H2O। तो ये यहाँ से हीट रिलीज होता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप सोचोगे यहाँ तो हीट दिख ही नहीं रहा है, तो जो है आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पता चल जाएगा। बट करना मत, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पे हीट रिलीज होता है। आपको तो बस NCERT के एग्जाम्पल याद रखने हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दिया है। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमने देख लिया। अब देखो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, हमने रेस्पिरेशन चैप्टर को पूरी तरह डिस्कस किया है। ये भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखना। तो आप जो है NCERT को लेके बैठे होंगे, ऐसे आप भी जो है मेन पॉइंट को हाईलाइट करते जाओ अपने साथ साथ में। तो अब यहाँ पे देखो
डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी जो वेजिटेबल मैटर होते हैं उनके छिलके हो गए और सब वेस्ट हो गए, जब वो खाद में चेंज होता है, मतलब इनटू कंपोस्ट, जब वो कंपोस्ट बनता है, इज ऑल्सो एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, आप देखो मतलब एक ऐसे पिट बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है और उसमें मतलब जो डंग होता है यानी जो गोबर होता है उसको उसी में डाला जाता है, या फिर कोई भी मतलब सड़ा गला सब्जी के छिलके वगैरह उसी में डाल दिए जाते हैं। तो आप देखो उस खाद जिसे हम बोलते हैं खाद या कंपोस्ट, उसे जब निकालते हैं खेतों में डालने के लिए, तो अगर आप उसको टच करो या फिर उसको जब फावड़े से निकालते हैं तो उसमें से कुछ धुएं जैसा निकलता है। तो इससे आपको याद रखना होगा कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अगर आप उस पर पैर रखो तो बहुत गर्म होता है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि पैर जल जाए, बट हाँ आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे हीट जैसा कुछ है। तो ये भी एग्जाम्पल होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आप याद रख पाओ इसलिए मैंने वो पूरा एग्जाम्पल ही समझा दिया। अब देखो यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब तक हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि बहुत ही इजी है, जहां पे दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसका नाम ही था कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन करता था। अब ये जो सेकेंड है इसका नाम क्या है, डीकम्पोजिशन। इसका नाम क्या है, डीकम्पोजिशन। तो देखो डीकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, डीकम्पोज, टूट जाना। डीकम्पोज, कंपोज मीन्स होता है कोई चीज का बनना, कंपोज मीन्स होता है बनना, और डीकम्पोज मीन्स क्या होता है, टूट जाना। तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके नाम से ही पता है कि इसमें क्या होगा। कंपोज मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन यानी बनना। डीकम्पोज मीन्स क्या होता है, टूटना। तो डीकम्पोजिशन यानी टूटना। तो अब देखो ये इसमें चीजें टूटेंगी, पर यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रही हूँ। जैसे जो चीजें टूटती हैं, जैसे मान लो आपको कुछ तोड़ना हुआ तो आपको कुछ एनर्जी देनी होगी, चाहे वो आप हीट के फॉर्म में दो, चाहे वो आप सनलाइट के फॉर्म में दो, चाहे वो आप जो है किसी भी फॉर्म में दो, आपको कुछ एनर्जी देनी होगी। तो याद रखना डीकम्पोजिशन में हम यहाँ पे एनर्जी यूज करते हैं। खुद ही सोचो कोई चीज टूटनी है तो तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ना है यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो चाहे वो हम हीट दें, चाहे सनलाइट दें, चाहे कुछ भी दें। तो जो डीकम्पोजिशन होता है ये 3 टाइप का हो सकता है। थर्मोलिसिस यानी जहाँ पे मतलब यहाँ पे हीट दे के तोड़ा जाए कोई चीज। लिसिस मीन्स क्या होता है, तोड़ना। इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू जो है हम उसको तोड़ते हैं, डीकम्पोज करते हैं। या फिर फोटोलिसिस यानी सनलाइट के प्रेजेंस में हम कोई चीज ब्रेक करते हैं। तो ये थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस 3 टाइप का हो सकता है। यहाँ पे मतलब इनके टाइप को इस तरह बताया नहीं है, बट हाँ अभी मैं बता दूंगी कि कैसे इनडायरेक्टली जो है ये दिया हुआ है। और याद रखना यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं तो हमेशा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का अभी हमने एग्जाम्पल देख ही लिया है पीछे। तो जो डीकम्पोजिशन होता है ये इंडोथर्मिक होता है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है आपके सामने FeSO4 जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। FeSO4 को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट याद रखना, इसको फेरिक सल्फेट मत कर देना, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो होता है, तो देखो रिएक्शन के ऊपर दिखाया है हीट, यानी हीट के प्रेजेंस में इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। देखो फेरस सल्फेट ब्रेक होके क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, यानी यहाँ पे ये कुछ गैसेस बन गई और क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो एक क्या था, रिएक्टेंट, और ये टूट के अलग अलग प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो इसका हम डेफिनेशन कह सकते हैं, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे ये कई सारे सिंपल प्रोडक्ट देता है एक सिंगल रिएक्टेंट। तो ये भी आपको जो है क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, 2 और चीजें। जो फेरस सल्फेट होता है ये कैसा होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। देखो दिया है ना, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मतलब फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है, तो वहां पे ग्रीन, ब्लू, रेड इस तरह से दे देगा। तो याद रखना फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। अब NCERT में दिया है तो पूछ सकता है। और यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड बनता है ये ब्राउन कलर का होता है। जब अब आप NCERT लेके बैठे होंगे तो आपको ये सब पॉइंट नहीं याद करने, आप ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो कि ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं।
और यहाँ पे इसके ऊपर लिख लो ये ब्राउन कलर के होते हैं, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो ताकि आपको बार बार ये लाइंस ना पढ़नी पड़े। डायरेक्ट आप देखोगे आपको पता चल जाएगा फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब आगे देखो, व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, मतलब जब हीटिंग के थ्रू, यानी हीटिंग के थ्रू जब ये रिएक्शन होता है तो इसे हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन। तो देखो, जब जो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब वो ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, लाइम स्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो आपको मैं इससे रिलेटेड अभी तक हमने 3 रिएक्शन पढ़े हैं, एक बार उसको जो है क्या कर देती हूँ, समराइज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो ये 3 रिएक्शन आपके सामने हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, सॉरी क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या होता है, क्विक लाइम। तो ये है हमारा क्विक लाइम। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना। और जब ये स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम फर्दर क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, फिर से बन जाता है हमारा क्विक लाइम। तो यहां से याद रखना, जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी जो CaO है, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। इस रिएक्शन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो आप जो है यहाँ पे मैंने ये एरो जो नीचे लगाया इसको सामने सामने ही लिखते जाना। सबसे पहले क्या लिया हमने, क्विक लाइम लिया, जिससे जो है सिलेक्ट लाइम बन गया। सिलेक्ट लाइम CO2 के साथ में कंबाइन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जिसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन। और फिर से यहाँ पे क्विक लाइम जो है बन जाता है। तो ये हमारा क्विक लाइम, ये सिलेक्ट लाइम, ये लाइम स्टोन। तो इस तरह से ये जो है आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये था हमारा मतलब ये 3 इक्वेशन हमने पढ़े थे जिसको मैंने समराइज कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा तो इस वजह से इसको बोल देते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, एक और इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं, देखो Pb मीन्स क्या था, लेड, और NO3 क्या है, नाइट्रेट। तो ये है हमारा लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो याद रखना NO2 एंड O2। O2 वैसे कम ही पूछेगा आपसे, जो मेन गैस है वो पूछेगा कौन सा गैस बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखना लेड नाइट्रेट हीट के प्रेजेंस में देखो अलग अलग सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है, इस वजह से इसको भी बोल देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो ये जो थोड़ा सा शो कर रखा है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। और यहाँ पे लिसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका, पानी का, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, यानी जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। एनसीईआरटी की लाइन ना पढ़ना पड़े, इस वजह से इसको ब्रैकेट में ऐसे एनसीईआरटी में ही लिख लेना व्हाइट, ताकि आपको ये लाइन दोबारा से ना पढ़ना पड़े। और ये जो एजी बनता है ये क्या होता है, ग्रे कलर का। देखो लिखा है ना, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे इन सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और एक सिंगल कंपाउंड टूट रहा है। तो ये भी हमारा होता है, मतलब किसका एग्जांपल, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। और याद रखना इसका जो ये कलर है याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो पूछ सकते हैं। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से इसको हम बोल देते हैं फोटोलिसिस। क्या है, फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। देखो सनलाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं, फोटो मीन्स होता है लाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो डीकंपोजिशन हो रहा है वो है हमारा फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ये तो हमने बात किया सिल्वर क्लोराइड का, यानी AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का। अब बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी AgBr,
सिल्वर ब्रोमाइड, जब ये टूटता है तो ये भी सेम ऐसे ही बनता है, Ag बनता है प्लस Br2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। और ऊपर वाले में क्या है, Ag बनता है और Cl2 गैस रिलीज होता है, यहाँ से Cl2 गैस रिलीज हुआ, Ag बन गया। और ब्रोमाइड वाले में क्या हुआ, Br2 गैस रिलीज हुआ और Ag बन गया। तो अब यहाँ पे देखो, एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो AgBr वाला रिएक्शन है ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो इसे आप याद रखेंगे डायरेक्ट। अब देखो, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो किसी ना किसी एनर्जी के प्रेजेंस में ही टूटते हैं, क्योंकि चीज़ें तोड़नी है तो एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी यानी हम अपने तरफ से एनर्जी दे रहे हैं, तो वो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे सामने आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, देखो, डिस्प्लेस करना, किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, उसको उसकी जगह से हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड होंगे वो आपस में, मतलब कोई एक आएगा जो दूसरे को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका चलो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही सबका मेन है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो Fe है, CuSO4 है, जिसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो जो आयरन है जब वो कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में, मतलब जो आपस में ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो ये जो Fe है वो यहाँ से Cu को रिमूव कर देता है और खुद से इसके साथ बाइंड कर जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, दो निब्बा निब्बी हैं, मतलब GFBF, दो निब्बा निब्बी हैं। तो ये है निब्बा, ये है निब्बी, निब्बी है SO4, निब्बा है Cu। अब मान लो ये जो निब्बी है SO4, इसको कोई और एक निब्बा जो है पसंद करता है, तो ये निब्बा जो है मान लो Fe है जो SO4 को पसंद करता है, लेकिन अभी इस निब्बी के साथ में एक निब्बा है, यानी यहाँ पे कॉपर है। तो अगर Fe को इस निब्बी को पाना है तो जो पहले निब्बा है उसे हटाना होगा, जो पहले से निब्बा है उसे हटाना होगा। तो Fe, और यहाँ पे याद रखना ये तभी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही हटा लेंगे। मतलब यहाँ पे जो दूसरा निब्बा आएगा जो पहले से है उसे हटाने के लिए एक ताकतवर निब्बा आना चाहिए। कमजोर आएगा तो फिर तो वो ऐसे ही धराशायी हो जाएगा, वो उसको कहाँ से हटाएगा, क्योंकि वो कमजोर है। तो याद रखना, यहाँ पे जो हम अगर एलिमेंट के फॉर्म में बात करें, अब आपको समझ आया होगा कि जो भी देखो वही एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर सकेगा एलिमेंट को जो इससे मोर रिएक्टिव होगा। तो जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इस वजह से CuSO4 में से कॉपर को हटा देता है, उसको भगा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। तो आपको ये समझ आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक मेटल या नॉन मेटल आ रहा है और इसको जो है भगा रहा है और खुद इसके साथ में कंबाइन हो जा रहा है, यानी एक मेटल आया दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। और याद रखना ये मतलब किस पे बेस होता है, आगे हम मेटल नॉन मेटल में इसको पढ़ेंगे दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां पे आपको पता चलेगा कौन किसको हटा सकता है कौन किसको नहीं हटा सकता। तो याद रखना डिस्प्लेस करने के लिए मतलब इनकी रिएक्टिविटी हम देखते हैं, पर अभी आपको ये समझना है कि कौन ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ से इसने इसको हटा दिया, डिस्प्लेस हो गया। तो कॉपर सल्फेट जब Fe के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट। अभी भले ही इसको रटना पड़े आपको, आगे जब मतलब हम मेटल नॉन मेटल डिस्कस करेंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम देख लेंगे कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होगा हटा देगा, अदरवाइज नहीं हटा पाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, Zn प्लस CuSO4, यानी जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। तो जो जिंक होता है ये मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। जिंक क्या होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इस वजह से क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे देखो जो लेड है, लेड क्या होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इस वजह से ये क्या करता है, जो लेड है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो सब में हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसका एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। कहीं तो दिया था, चलो कोई नहीं, आप जो है इसी के सामने ऐसे मतलब तीर लगा के लिख लेना,
कि ये जो है ब्लू होता है, और यहाँ लिख लेना जो जिंक सल्फेट है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, और याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है अभी देखते हैं। तो याद रखना, अब हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, यानी जहाँ पे एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। अब डबल डिस्प्लेस है, यानी यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे दो चीजें आपस में डिस्प्लेस होंगी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे चलता है अदला बदली। क्या चलता है? अदला बदली चलती है। यानी अब तक एक निब्बा निब्बी थे, एक निब्बा और था जो उस निब्बी को पसंद करता था, तो वो ताकतवर निब्बा आया जो पहले निब्बा था उसको भगा दिया और उसके साथ खुद हो गया। अब क्या होता है, दो अलग अलग निब्बा निब्बी हैं। अब दो अलग अलग निब्बा निब्बी हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जैसे देखो अब तक तो एक निब्बा आता था दूसरे को हटाता था, अब यहाँ पे दो निब्बा दो निब्बी हैं, यानी जेबीएफ मतलब दोनों तो हैं पेयर में, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है जो निब्बा है वो अपनी निब्बी को नहीं पसंद करता, जो दूसरा निब्बा है वो अपनी निब्बी को नहीं पसंद करता। यानी ये यहाँ पे ये निब्बा है और ये निब्बी है, ये निब्बा है और ये निब्बी है, ये दोनों आपस में साथ साथ तो हैं, लेकिन ये जो निब्बा है ये इस निब्बी को पसंद नहीं करता, ये निब्बा इसको नहीं पसंद करता, ये निब्बा पसंद करता है इसकी निब्बी को, ये निब्बा पसंद करता है इसकी निब्बी को। तो यहाँ पे ये आपस में क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अदला बदली कर लेंगे। तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, मतलब यहाँ पे एक इनसॉल्युबल सबस्टांस बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो जैसे सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, बेरियम आ गया इसके साथ में रिएक्ट कर गया और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्या बन गया, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। आप देख के पहचान सकते हो, देखो ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया, ये इसके साथ, तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट बना ये है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। जैसे यहाँ देखो लिखा है कहाँ गया, प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड, ये है वाइट सबस्टांस। तो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ये होता है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। तो आपको ये लाइन बार बार ना पढ़ने पड़े, यहीं पे छोटा सा लिख देना ऐसे, वाइट पीपीटी। पीपीटी मीन्स होता है प्रेसिपिटेट, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन, जहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जहाँ पे अदला बदली होगी वो होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लास्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आप क्या याद रखोगे, जैसे यहाँ पे देखो कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि एक मॉलिक्यूल जब भी मतलब वो गेन करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है, तो उसे हम बोलते हैं कि उसका क्या हो गया, मतलब वहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ देखो H2 है, तो यहाँ से O क्या किया, कॉपर से निकल गया, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे आप जो है ऐसे लिख लेना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे जब दोनों साथ साथ होते हैं तो इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। अब इनको जैसे आप अलग करोगे रेडॉक्स को तो ऐसे, तो देखो रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यानी जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलते हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है। जब हमने इसको हीट दिया तो ये कॉपर और H2 में ब्रेक हो गया। तो देखो यहाँ पे जो
O था ना पहले, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यानी यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और H के पास में ऑक्सीजन नहीं था, ये गेन कर लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे देखो H2 ने O को मतलब ग्रहण कर लिया, गेन कर लिया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो हम बोलते हैं जो H2 है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो हम बोलते हैं जो CuO है वो रिड्यूज हो गया। क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। तो ठीक उसी तरह से और देखो, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जिंक और CO बन गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिडक्शन हो गया, यानी जो जिंक ऑक्साइड था वो रिड्यूज हो गया। ठीक उसी तरह से ये एग्जांपल भी है, इसको भी पढ़ लेना। MnO2 प्लस 4HCl, तो यहाँ पे MnCl2 बन गया, MnO के पास से O चला गया, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी रिडक्शन हो गया। यानी हम कह सकते हैं MnO2 क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हमें कुछ छोटे छोटे से एक दो टर्म यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे कि कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गया, ये सब। तो यहाँ पे क्या है, कोरोजन। सबसे पहले कोरोजन क्या है, जैसे देखो बोला है, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने अपने एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व किया है। तो देखो कोरोजन एक टर्म होता है, क्या होता है, कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर में ऐसे ही रख दो, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाए, तो हम बोलते हैं उसका कोरोजन हो गया। कोरोजन वर्ड नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो रस्टिंग के लिए, जैसे जो आयरन होता है उसका क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है जब हम किसी मतलब ऐसे ही आयरन को खुले हवा में छोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेट टू कोरोड। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, कोरोड हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। यानी किसी मेटल को ऐसे ही मॉइस्चर में छोड़ दो तो वो कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, वो हरा हो जाएगा, तो इसे हम बोल देते हैं कोरोजन। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, कोरोजन काज मतलब कोरोजन की वजह से क्या क्या हो सकता है, डैमेज टू कार बॉडीज, जो कार बॉडीज होती हैं वो खराब हो सकती हैं, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, यानी जो भी मेटल के बने हैं, स्पेशली जो आयरन के बने हैं, वो सब खराब हो सकते हैं अगर उनको मॉइस्चर वाले एयर में ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ पे देखना, एक है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। यानी हम यहाँ से ये याद रखेंगे, जैसे देखो Fe को जब हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो कौन सा कलर आ जाता है, रेडिश ब्राउन। क्या आता है, रेडिश ब्राउन। जब सिल्वर है, सिल्वर को ऐसे ही छोड़ोगे तो ये कोरोड होके कौन सा कलर हो जाता है, ब्लैक। और जो कॉपर होता है वो कौन सा कलर होता है, यहाँ पे ग्रीन। कौन सा कलर होता है, ग्रीन। तो ये जो है पॉइंट आपको सभी क्लियर होंगे। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब कोई फैट या ऑयल को ऐसे ही मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका जो स्मेल है और टेस्ट है दोनों ही चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी होगी, यानी खराब होना। अब यहाँ पे देखो, जैसे जो चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं, यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस, मतलब उनको हम उसमें कुछ गैस डाल देते हैं। कौन सी गैस डालते हैं, नाइट्रोजन, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो स्लोली मतलब ऑक्सीडाइज हों, वो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब ख़राब ना हो। तो ये होता है हमारा रैंसिडिटी। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है फिनिश। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो याद रखना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पॉइंट को याद रख लेना। तो यहाँ पे ये हमारा समरी सहित लेक्चर हुआ समाप्त। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।